दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है, तो शायद आपका जवाबी इशारा किसी न किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी की तरफ होगा। तो यकीन मानिए कि आपका जवाब गलत होगा, क्योंकि इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी नहीं, बल्कि एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। और ये सुनकर आपको आश्चर्य भी हुआ होगा, और वो आश्चर्य इसलिए हुआ होगा क्योंकि अक्सर हम लोग पब्लिक सेक्टर कंपनी को इनएफिशिएंसी और लॉसेस जैसे शब्दों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में बिजनेस टुडे ने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड इंडिया की टॉप 25 प्रॉफिटेबल पीएसयू कंपनी की लिस्ट जारी की, तो आप हैरान रह जाएंगे कि उसमें टॉप पोजीशन को प्राप्त करने वाली जो कंपनी थी वो थी ओएनजीसी, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसने इस टाइम पीरियड में कुल 40,305 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया था। और यही एक वजह है कि 2023 की अपडेटेड लिस्ट के अनुसार ओएनजीसी इंडिया की 13 महारत्न कंपनियों में शामिल होते हुए आज भी सबसे पहले नंबर पर बरकरार है। और इसी के साथ साथ ये आज मौजूदा समय में देश की सबसे बड़ी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। तो आइए आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण ऑयल कंपनी की शुरुआत से लेकर आज ओएनजीसी महारत्न कंपनी की लिस्ट में अपना पहला स्थान बरकरार रखे हुए है। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि ओएनजीसी अपने ग्रो के साथ साथ छात्रों को भी किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटी देता है। तो आइए चलते हैं ओएनजीसी के इस सफर पे और करते हैं वीडियो की शुरुआत। हुआ कुछ यूं कि भारत की आजादी के बाद देश में यह जरूरत महसूस होने लगी कि वर्तमान समय के साथ भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की मांग अत्यधिक बढ़ने वाली है, जिसके कारण ऊर्जा आपूर्ति की आत्मनिर्भरता न होने पर भारत पिछड़ भी सकता है। और इसी के साथ औद्योगिक विकास के लिए तेल और गैस के महत्व और रक्षा में इसकी रणनीतिक भूमिका का भी एहसास हुआ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी का विचार रखते हुए प्राकृतिक संसाधन मंत्री श्री केशव देव मालवीय में अपना विश्वास दिखाया, जिन्होंने 1955 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ऑयल एंड नेचुरल गैस डिवीजन के फॉर्म में ओएनजीसी की नींव रखी, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिसोर्सेज को भारत के विभिन्न हिस्सों में एक्सप्लोर और डेवलप करना। ओएनजीसी के अस्तित्व में आने से पहले भारत में केवल 2 ही कंपनी ऑयल प्रोडक्शन का काम कर रही थी। पहली थी नॉर्थ ईस्ट में असम ऑयल कंपनी और दूसरी थी नॉर्थ वेस्ट में अटक ऑयल कंपनी। अब आपके मन में एक सवाल खलबली मचा रहा होगा कि जब भारत में ये 2 कंपनी पहले से ही ऑयल प्रोडक्शन का काम कर रही थी, तो फिर ओएनजीसी की स्थापना की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो इसका जवाब चलिए हम दे देते हैं आपको। दरअसल इसका मूल कारण यह था कि आजादी मिलने के बाद भी 1955 तक देश में हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में एक्सप्लोरेशन का काम प्राइवेट ऑयल कंपनी ही कर रही थी, और इनमें से ज्यादातर ने इंडिया को हाइड्रोकार्बन बैरन यानी हाइड्रोकार्बन बंजर वाला देश कह के ऑयल प्रोडक्शन करने से मना कर दिया। दोस्तों, ओएनजीसी अपने अस्तित्व में आने के बाद आगे चलकर कुछ महीनों के बाद ओएनजीडी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस डायरेक्टरेट में कन्वर्ट हुआ, जिसे उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक रिसर्च के अंडर रखा गया। लेकिन उस समय इस बात का अंदाजा हो गया था कि भविष्य में डायरेक्टरेट की लिमिटेड फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होने के कारण डायरेक्टरेट यानी निदेशालय के लिए कुशलतापूर्वक कार्य करना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसे 1956 में इनहैंस पावर के साथ एक कमीशन का दर्जा दे दिया गया। हालांकि यह अभी भी सरकार के ही अधीन था, और इसके साथ आगे चलकर 1959 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत कमीशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस में परिवर्तित कर दिया गया, जिसने आयोग की शक्तियों को और भी अधिक बढ़ा दिया। इस एक्ट के तहत ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के मुख्य कार्य निर्धारित कर दिए गए थे, जिनमें पेट्रोलियम रिसोर्सेज के डेवलपमेंट और इसके द्वारा प्रोड्यूस पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और सेल्स के लिए प्रोग्राम्स की प्लानिंग, प्रमोशन, मैनेजमेंट और इंप्लीमेंटेशन का काम करना था। दोस्तों, यहां से ओएनजीसी देश के लिमिटेड अपस्ट्रीम सेक्टर को एक बड़े वेरिएबल प्लेइंग फील्ड में बदलने में भी काफी सहायक रही, और इसकी गतिविधियां पूरे भारत में और महत्वपूर्ण रूप से विदेशी क्षेत्रों में फैल गईं और आज भी फैली हुई हैं।
इंटरनेशनल सेक्टर की बात करें तो ओएनजीसी ने न केवल असम में नए रिसोर्सेज खोजे बल्कि गुजरात के कैम्बे बेसिन में नए तेल प्रांत की भी स्थापना की और इसके साथ साथ असम अराकन फोल्ड बेल्ट और पूर्वी तट बेसिन में नए पेट्रोलियम क्षेत्रों को भी जोड़ा। दोस्तों आगे चलकर 1965 में ओएनजीसी विदेश की स्थापना की गई, जिसका एकमात्र उद्देश्य था देश के बाहर यानी विदेशों में ऑयल फील्ड एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स को पूरा करना। और इसी मकसद को पूरा करते हुए ओएनजीसी विदेश की स्थापना के ठीक 5 सालों के बाद 1970 में ओएनजीसी ने बॉम्बे हाई के रूप में एक विशाल तेल क्षेत्र की खोज की, जिसे अब मुंबई हाई के नाम से जाना जाता है। इस खोज के साथ साथ वेस्टर्न ऑफशोर्स में विशाल तेल और गैस क्षेत्रों की खोज ने देश के ऑयल सिनारियो को ही बदल के रख दिया, जिसके बाद देश में मौजूद 5 अरब टन से अधिक हाइड्रोकार्बन की खोज की गई, जिसे एक समय में हाइड्रोकार्बन बैरन यानी बंजर देश कह के नकार दिया गया था। देखा जाए तो दोस्तों भारत में ओएनजीसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसकी सेल्फ रिलायंस और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव लेवल पर एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटी में मुख्य क्षमता का विकास है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 1984 में देखने को मिलेगा कि ओएनजीसी से अलग करके गेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फॉर्मेशन हुआ, जिसने 2010 तक सफलतापूर्वक कोल बेड मेथेन प्रोडक्शन का भी काम शुरू कर दिया। और इतनी सारी एक्टिविटीज के होने पर ओएनजीसी के अचीवमेंट्स को देखते हुए 1994 में कमीशन को कॉरपोरेशन में बदल दिया गया और 1997 में इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया। दोस्तों मार्च 1999 का वो समय जब 3 कंपनी ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक दूसरे के स्टॉक में क्रॉस होल्डिंग के लिए सहमत हुई, यानी कि उन्होंने ऊर्जा मूल्य श्रृंखला यानी एनर्जी वैल्यू चेन में डोमेस्टिक एंड ओवरसीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आपस में लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी अलायंस बिल्ड कर ली। इसके बाद ओएनजीसी ने अपनी सहायक कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यानी ओवीएल के माध्यम से ग्लोबल फील्ड में भी प्रवेश कर 32 से अधिक देशों में अपने 15 से अधिक प्रोजेक्ट रन कर रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से ओएनजीसी के द्वारा वियतनाम, सखालिन, कोलंबिया, वेनेजुएला, सूडान आदि देशों में बड़े निवेश किए गए हैं। और यहां एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय तौर पर ओएनजीसी ने सबसे पहले वियतनाम में अपने निवेश से अपना पहला हाइड्रोकार्बन विदेशी राजस्व भी अर्जित किया है। ओएनजीसी की अब तक की उपलब्धियों को देखते हुए इसे 2010 में महारत्न का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों यहां हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि क्या आप जानते हैं कि किसी भी पीएसयू कंपनी को महारत्न का दर्जा कैसे मिलता है, उसकी क्या क्राइटेरिया होती है? तो चिंता मत करिए, चलिए हम बता देते हैं। दोस्तों किसी भी कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसे 6 कंडीशन को पूरा करना होता है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन होती है उसे पहले से ही नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला होना चाहिए। सेकंड है स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना चाहिए। थर्ड है लास्ट 3 ईयर के एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक होने चाहिए। और इसी के साथ साथ फोर्थ है लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ से अधिक होने चाहिए। पांचवा है लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 25,000 करोड़ से अधिक होने चाहिए। और लास्ट क्राइटेरिया है कंपनी के विदेशों में भी ऑपरेशन होने चाहिए। और ओएनजीसी ने इन सभी शर्तों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। और साथ ही ये फॉर्च्यून की मोस्ट एडमायर एनर्जी कंपनी में शामिल होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र भारतीय कंपनी है, जिसने फोर्ब्स ग्लोबल 2000 के लिस्ट में वर्ल्ड वाइज 229 रैंक को हासिल किया है। आगे चलकर 2016 में ओएनजीसी के द्वारा ही गैस हाइड्रेट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी GHRTC की स्थापना हुई, जिसके बाद यह नेशनल गैस हाइड्रेट प्रोग्राम में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन गई। ओएनजीसी द्वारा 2019 में बंगाल का पहला ऑयल एंड नेचुरल रिजर्व भी डिस्कवर हुआ और 2022 में विंध्यन बेसिन को भी डिस्कवर कर लिया गया। दोस्तों देश के 8 में से 7 बेसिन को ओएनजीसी ने खुद डिस्कवर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2022 में आंध्र प्रदेश में मौजूद गैस फील्ड में से एक KGDWN 98/2 डीप वाटर ब्लॉक को देश को समर्पित कर दिया है, जिसमें आज तक के लिए कुल उत्पादन 10,420 मैट्रिक टन कच्चा तेल तथा 715 मिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का है।
और आज देश में प्रोड्यूस होने वाले नेचुरल गैस और ऑयल का 70% से अधिक उत्पादन ओएनजीसी खुद करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नए आंकड़ों के अनुसार ओएनजीसी के रेवेन्यू की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में ओएनजीसी का टोटल रेवेन्यू 68,14,110 लाख करोड़ था, जो 2022 में बढ़ के 1,10,34,540 लाख करोड़ हो गया। और अगर बात करें इसके प्रॉफिट की तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 11,24,640 लाख करोड़ का था, जो 2022 में बढ़ के 40,30,570 लाख करोड़ हो गया। तो देख रहे हैं इस आंकड़े को, जिसके ऊपर कितने शून्य लगे हुए, इस बात का अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। दोस्तों, अगर बात करें ओएनजीसी के करंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन की तो ये प्रतिदिन 12.6 लाख बैरल ऑयल के जितना उत्पादन करती है और भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी का लगभग 15% इसी के पास है, जो भारत की 25,500 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक लंबे पाइपलाइन को ऑन और ऑपरेट करती है, जिसमें से 4500 किलोमीटर की पाइपलाइन समुद्र के नीचे भी है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी रीजन में बहुत ही अधिक मात्रा में हाइड्रेट रिजल्ट मिले हैं, जिससे देश की एनर्जी सिक्योरिटी में काफी हेल्प मिलेगी और आने वाले समय में भी ये एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंसी का सोर्स बन सकता है। देखा जाए तो बढ़ते एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए जब सरकार ने 20% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग के टारगेट को रखा था, तो उस समय भी ओएनजीसी के अथक प्रयासों ने उसे अपने टाइम पर पूरा किया। इसी के साथ बढ़ती इकोनॉमी और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भविष्य में 2070 तक नेट जीरो के टारगेट को पूरा करने के लिए इसका योगदान काफी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अपने फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंग ओएनजीसी ने 2025 तक 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर को एरिया अंडर एक्टिव एक्सप्लोरेशन तक लाने का प्लान किया है और इसके साथ अपने प्रॉफिट में से सीएसआर के लिए इसने 48,500 लाख रुपीस भी खर्च किए हैं, जिसका लाभ हेल्थ केयर, सफाई, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे क्षेत्र को भी मिला है। इसके दूसरी तरफ ओएनजीसी ने कोविड-19 के दूसरे वेव में 6,000 ऑक्सीजन सिलेंडर, 11 मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन प्लांट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बनवाए थे। दोस्तों, आपको यह जान के हैरानी होगी कि ओएनजीसी यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से टाई अप करने वाली पहली और एकमात्र गैर अमेरिकन कंपनी है, यानी कि भारतीय कंपनी है, जिसके अंतर्गत इसने उत्सर्जन संरक्षण यानी एमिशंस प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट मंगवाए और अपने कर्मचारियों को प्रॉपर तरीके से स्किल की ट्रेनिंग भी दी। समय के साथ ओएनजीसी ने अपने ऑफशोर सॉल्यूशंस पर सोलर पैनल लगवाने भी शुरू कर दिए और 2008 में इसने गुजरात के भुज में 51 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगवाया। आगे बताते चले आपको कि एनर्जी स्ट्रेटजी 2040 के तहत ओएनजीसी का टारगेट है कि ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन को दुगना करना, रेवेन्यू को 3 गुना करना और अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन को अभी से ही 5 से 6 गुना तक इंक्रीज करने की कोशिश करना। दोस्तों, ओएनजीसी के इस सफर को देखते हुए वर्तमान समय में ये खुद बाकी दूसरे पीएसयूज के लिए एक बेहतर लेसन साबित हो सकता है, क्योंकि इसका पूरा ध्यान एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कैपेसिटी को बनाने पर था। इसीलिए अपने सभी डाउनस्ट्रीम बिजनेस को इसने अलग अलग कंपनीज में बांट दिया, जिसमें गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश, एमआरपीएल यानी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड थी। अब देखा जाए तो इन सभी में गेल को एक अलग कंपनी बना दिया गया, लेकिन बाकी की 3 कंपनी अभी भी ओएनजीसी की सब्सिडरी कंपनी ही है। मेरे दोस्त, जहां गेल भारत के सबसे बड़े नेचुरल गैस कंपनी में से एक है, वहीं एचपीसीएल भारत के रसोई में ईंधन के रूप में गैस, वाहनों को तेल और एरोप्लेन्स को एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ सप्लाई करता है। आपको यह भी बता दें कि एचपीसीएल भारत की एक दूसरी महारत्न कंपनी है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर संक्षेप में हम ये कहें कि एचपीसीएल देश की दूसरी सबसे बड़ी पाइपलाइन ऑपरेटर है, जिसके कई पाइपलाइन नेटवर्क, एविएशंस, सर्विस स्टेशंस, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूशन शिप देश में मौजूद हैं, तो यह गलत नहीं होगा। और इसके साथ साथ यह भी कहना गलत नहीं होगा कि ओएनजीसी ने यह सीख दी है कि पीएसयू को अपने कोर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के साथ साथ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की कैपेसिटी भी बिल्ड करनी चाहिए। और साथ ही एक परफेक्ट बिजनेस स्ट्रेटजी यह भी है
कि जब किसी भी स्पेशलाइज्ड पर्पस को अचीव करना हो, हासिल करना हो, तो एक अलग एंटिटी या कंपनी बना देनी चाहिए जो भविष्य में काफी फायदेमंद साबित होती है। भविष्य में आने वाले किसी भी क्रूशियल सिचुएशन से निपटने के लिए ओएनजीसी ने इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ और कई दूसरी कंपनियों के साथ भी टाई अप किया है। और आने वाले समय को देखते हुए इस बात का अंदाजा 100% लगाया जा सकता है कि भविष्य में भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और बदलने वाली है और उस स्थिति में ओएनजीसी एक क्रूशियल रोल निभाएगा। तो देखा आपने किस तरह ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 1956 में डायरेक्टरेट के रूप में एस्टैब्लिश एक ऑयल कंपनी अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए आज 2,11,000 करोड़ की एक बड़ी महारत्न कंपनी बन चुकी है। और ये भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन की कैपेसिटी रखती है। तो आइए मेरे साथ अब चलते हैं हम अपने दूसरे फेज यानी कि ओएनजीसी छात्रों के लिए कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। ओएनजीसी दो प्रकार से करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। पहला है अप्रेंटिसशिप, दूसरा है गवर्नमेंट जॉब। तो अप्रेंटिसशिप और गवर्नमेंट जॉब में ऑलमोस्ट सभी बच्चे, सभी स्ट्रीम के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बीटेक, बीई, एमटेक, ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई के। तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अप्रेंटिसशिप के लिए। तो अप्रेंटिसशिप में जैसा कि मैंने बताया आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले बात करेंगे आईटीआई के बच्चों के लिए। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहां पर 1 या 2 साल के ट्रेड के साथ फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, रेफ्रिजरेशन, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, फायर सेफ्टी, कोपा, डीजल मैकेनिक इत्यादि ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिस के लिए। स्टाइपेंड की बात करेंगे तो यहाँ 7,000 रुपए का स्टाइपेंड आपको पर मंथ मिलता है और एज 18 से 24 साल का मैक्सिमम एज है, जिसमें जनरल के लिए 24 साल, ओबीसी के लिए 27 साल और एससी एसटी के लिए 29 साल का मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है। अप्रेंटिसशिप का पीरियड 1 साल का होता है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस ऑलवेज मेरिट बेसिस पर होता है। दूसरा बात करेंगे हम लोग डिप्लोमा के लिए। तो डिप्लोमा में क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और अदर डिसिप्लिन से, जो भी आपको मांगा जाएगा। स्टाइपेंड की बात करें तो डिप्लोमा लेवल पे आपको 8,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है और एज यहां पर 18 से 24 साल का ही है, जिसमें 24 साल जनरल के लिए, 27 साल ओबीसी के लिए और 29 साल एससी एसटी के लिए मैक्सिमम रखा गया है। यहां भी अप्रेंटिसशिप 1 साल का ही है और सिलेक्शन प्रोसेस भी यहां पर भी आपको मार्क्स बेसिस पर ही रखा गया है। तो अब बात करते हैं ग्रेजुएट के लिए। तो ग्रेजुएट में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों स्ट्रीम में यहां पर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट से अप्रेंटिसशिप के लिए। तो इंजीनियरिंग में 4 साल का बीटेक, बीई, इलेक्ट्रिकल, एरोनॉटिकल, कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि ब्रांच से होना चाहिए। और अगर आप नॉन इंजीनियरिंग से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो यहां पर आपको 3 साल का बैचलर डिग्री आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फार्मेसी डिपार्टमेंट से होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि ओएनजीसी में ग्रेजुएट छात्रों के लिए क्या अप्रेंटिसशिप का क्राइटेरिया है, स्टाइपेंड कितना है। तो यहाँ स्टाइपेंड की बात करेंगे तो 9,000 रुपए स्टाइपेंड आपको मिलते हैं पर मंथ और एज यहाँ पर 18 से 24 साल का रखा गया है, जिसमें जनरल के लिए 24 साल, ओबीसी के लिए 27 साल, एससी एसटी के लिए 29 साल है। अप्रेंटिसशिप का पीरियड भी यहाँ पर भी 1 साल है आपको और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर ऑलवेज मेरिट बेसिस पर है। तो यहाँ पर आपका जो मेरिट होगा वो आपके रेलेवेंट डिसिप्लिन के मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं ओएनजीसी में गवर्नमेंट जॉब के लिए। ये तो था अप्रेंटिसशिप, अब यहां बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब। तो यहां गवर्नमेंट जॉब 2 प्रोसेस में होता है, फ्रेशर और एक्सपीरियंस। तो फ्रेशर में आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट के छात्र अप्लाई करते हैं और एक्सपीरियंस के लिए जहां तक हम लोग बात करते हैं बीई, बीटेक और एमटेक के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फ्रेशर के लिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे फ्रेशर में आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्रेशर के लिए आईटीआई के बेसिस पर। तो इसमें हम बात करेंगे पोस्ट की, तो जूनियर फायरमैन, दूसरा है जूनियर टेक्नीशियन, उसके बाद है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, नेक्स्ट है जूनियर मोटर व्हीकल ड्राइवर। तो इन सभी पोस्ट पर आईटीआई के लिए तमाम वैकेंसी आती है। अगर बात करें इसके क्राइटेरिया की तो यहां पर आप देखेंगे क्वालिफिकेशंस होना चाहिए मैट्रिकुलेशन के साथ आईटीआई सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इत्यादि ट्रेड से। और सैलरी की बात करें तो लगभग अच्छी खासी सैलरी यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। 24,000 रुपए से 57,000 रुपए की पर मंथ मैक्सिमम सैलरी यहां पर आपको मिल जाती है। एज 18 से 28 साल मैक्सिमम है। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसको लास्ट में मैं समझा दूंगा आप लोगों को। आइए अब बात करते हैं फ्रेशर के लिए डिप्लोमा बेसिस पर। तो डिप्लोमा पर जो वैकेंसी आती है उसके पोस्ट का नाम होता है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, जिसमें आप सिविल से, इलेक्ट्रिकल से,
उसके साथ मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, सीमेंटिंग से, उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन से, उसके साथ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, इन तमाम ट्रेड से आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए। अब बात करते हैं इसके क्राइटेरिया की, तो यहां आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा मांगा जाता है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन और अदर डिसिप्लिन से। सैलरी की बात करें तो 26,600 रुपए से 87,000 रुपए की पर मंथ सैलरी यहां पर आपको मिलती है। एज 18 से 28 साल का है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस सेम आईटीआई की जैसा ही है, रिटन टेस्ट, उसके बाद अगला स्टेप है स्किल टेस्ट, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्रेशर के लिए ग्रेजुएट लेवल पर, तो यहां पर जो आपका पोस्ट होता है वो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर डीलिंग असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट, इन तमाम पोस्ट पर वैकेंसी आती है। और क्राइटेरिया की बात करें तो यहां पर आपको ग्रेजुएट लेवल पर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहां पर आपको काफी ज्यादा हाई सैलरी मिलता है, 29,000 रुपए से मिनिमम स्टार्ट होकर 98,000 रुपए, लगभग 1 लाख रुपए की पर मंथ सैलरी यहां पर आपको मिल जाती है। 18 से मैक्सिमम 30 साल का यहां एज है। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो बच्चे अप्लाई करना चाहेंगे वो गेट के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पहले उनको गेट क्वालिफाई करना होगा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको 60% मार्क्स अचीव करना होगा, यानी कि 15 मार्क्स में से 9 मार्क्स आपको हासिल करने होंगे। आइए अब बात करते हैं कि स्टेज क्या होगा। तो स्टेज में बात करेंगे तो वेटेज ऑफ गेट स्कोर, गेट स्कोर की प्राथमिकता आपको कैसे दी जाएगी। आपका जो गेट स्कोर है उसका 60 मार्क्स आपको दिया जाएगा, इंटरव्यू का 15 मार्क्स आपको दिया जाएगा और क्वालिफिकेशन का 25 मार्क्स आपको दिया जाएगा, यानी कि 20 मार्क्स आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए और 5 मार्क्स आपके परसुइंग पीएचडी डिग्री के लिए। अगर आप पीएचडी वगैरह कर रहे हैं तो आपको 5 मार्क्स और मिलेगा। तो टोटल यहां 100 मार्क्स का यहां पर आपका स्टेजेज होता है। आइए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस फ्रेशर के लिए। तो फ्रेशर में आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट के छात्र अप्लाई करते हैं, जिसमें उनका सबसे पहला सीबीटी एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उन्हें स्किल टेस्ट पास करना होता है। जैसे ही वो स्किल टेस्ट पास कर लेते हैं, थर्ड स्टेप उनका होता है मेडिकल एग्जामिनेशंस का, जिसमें उनको एक मेडिकल एग्जामिनेशंस पास करना होगा। मेडिकल एग्जामिनेशंस की क्राइटेरिया नोटिफिकेशन में आपको दे दी जाती है, हर समय ये चेंज होता है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट उसके बाद अगला प्रोसेस है और लास्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। इसी के बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं स्टाफ फैसिलिटी की। तो यहां पर स्टाफ के लिए काफी अच्छी फैसिलिटी मिलती है ओएनजीसी में, जिसमें सबसे पहला है हमारा ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी यहां पर आपको मिल जाती है। उसके बाद दूसरा है हेल्थ केयर का, यानी यहां पर आपको मेडिकल की भी फैसिलिटी मिलती है। थर्ड है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, यानी कि जरूरत के हिसाब से आपके प्रमोशंस के लिए आपकी स्किल्स को डेवलप करने की भी ट्रेनिंग आपकी दी जाती है। नेक्स्ट है चाइल्ड केयर, यानी कि आपके बच्चों का सही तरीके से रख रखाव होता है। नेक्स्ट एजुकेशन, यहाँ के आपको बच्चों को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन की भी फैसिलिटी दी जाती है। नेक्स्ट है कैंटीन, यहाँ पर स्टाफ के लिए अच्छे और हाइजेनिक कैंटीन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है जिम, यानी कि आपके फिटनेस पर भी ध्यान दिया जाता है और आपको जिम की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और जैसा कि मैंने बताया है कि एक हैंडसम सैलरी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से ओएनजीसी बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हुए आपको मल्टीपल सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो, ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। ओएनजीसी की जर्नी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट सेशन किस कंपनी के ऊपर आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए सफर पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।